नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे डॉक्टर रामविलास शर्मा का आलोचनात्मक सिद्धांत। इस विषय के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, डॉक्टर रामविलास शर्मा की अगर बात करें तो ये कैसे आलोचक हैं, ये साम्यवादी आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। उनकी आलोचना पर जिस चिंतन का प्रभाव है वो कौन सा चिंतन है? मार्क्सवादी चिंतन का प्रभाव इनकी आलोचना पर देखा जा सकता है। लेकिन वे ऐसे आलोचक नहीं है जो लकीर के फकीर हों, यानी जो उस समय में जिस समय ये आलोचना की पद्धति को अपना रहे थे या अपने विचारों को प्रकट कर रहे थे, जैसा सब कर रहे थे उसी लकीर पर नहीं चले। उन्होंने सर्वप्रथम कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों का गहन अध्ययन किया। उसके बाद अपनी आलोचना में कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों का प्रयोग भी किया। उनकी आलोचना दृष्टि व्यापक और विस्तृत है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जब आलोचनात्मक विचार देना प्रारंभ किया तो उससे पहले इन्होंने काफी गहन अध्ययन किया अलग अलग सिद्धांतों का। यही नहीं, उन्होंने प्राचीन भारतीय और पाश्चात्य साहित्य का भी बहुत ही गहराई से और तत्कालीन स्थिति विशेष के संदर्भ में अध्ययन किया। तत्कालीन परिस्थितियां कैसी हैं और उस पर भारतीय साहित्य और पाश्चात्य साहित्य का क्या प्रभाव है, ये उन्होंने बखूबी समझा। डॉक्टर शर्मा के आलोचक के रूप में विशेष सिद्धांत हैं। उनके ये सिद्धांत उनके जीवन से जुड़े हुए हैं। हिंदी आलोचना जगत में शास्त्रीय आलोचना, स्वच्छंदतावादी आलोचना, तुलनात्मक आलोचना, व्यक्तिवादी आलोचना, ऐतिहासिक आलोचना तथा प्रभाववादी आलोचना काफी लंबे समय तक इन जो ये पद्धतियां अपनाई जा रही थी इनका बोलबाला रहा। ये आलोचना की पद्धति है। कोई जो आलोचक है वो शास्त्रीय सिद्धांतों पर आलोचना कर रहा है, कोई स्वच्छंदतावादी विचारों के द्वारा अपनी आलोचना प्रस्तुत कर रहा है, कोई तुलनात्मक आलोचना, कोई व्यक्तिवादी आलोचना। यानी ये आलोचना के तरीके हैं जो उस समय प्रचलित थे जब डॉक्टर रामविलास शर्मा ने आलोचना करना प्रारंभ किया। इसके बाद जो प्रगतिवादी आलोचना का युग आया और इस आलोचना पद्धति के विषय में शिवदान सिंह चौहान तथा डॉक्टर रामविलास शर्मा दोनों में काफी लंबी बहस भी चली। किस आलोचना की बात करें हम? प्रगतिवादी आलोचना की बात कर रहे हैं। इस पर शिवदान सिंह और डॉक्टर रामविलास शर्मा दोनों में काफी लंबी बहस चली। लेकिन डॉक्टर शर्मा आरंभ से ही साम्यवादी सिद्धांतों से जुड़े हुए थे, अतः उन्होंने मार्क्सवादी दृष्टिकोण से ही साहित्य का मूल्यांकन किया। देखिए, समाज के बारे में सोचना और विशेषकर उस समाज के बारे में जिस समाज को, जिन लोगों को मार्क्सवाद प्रभावित कर रहा था, यानी गरीब मजदूर वर्ग जिसको समाज का अलग अंग कर दिया गया था या जिसे समाज अपने साथ शामिल नहीं करना चाहता था, समाज का वो वर्ग जो पूंजीवाद से प्रभावित था। उन्होंने केवल उसी साहित्य को प्रगतिशील माना जो समाज को आगे बढ़ाता है तथा विकास में सहायक है। अतः डॉक्टर शर्मा पूर्णतया प्रगतिवादी आलोचना के समर्थक हैं और वे आरंभ से अंत तक मार्क्सवादी दृष्टिकोण को सामने रखकर ही साहित्य का मूल्यांकन करते हैं। तो यहाँ पर एक बात सबसे जो सामने हमारे आती है कि कैसे आलोचक हैं, तो मार्क्सवादी आलोचक कहे जा सकते हैं या मार्क्सवादी विचारों से प्रभावित आलोचक माने जाते हैं डॉक्टर शर्मा। अब अगर बात करें कि इनकी आलोचना की क्या प्रवृत्तियां हैं या क्या विशेषताएं हैं जिसके आधार पर इसका हम अध्ययन कर सकते हैं, तो उसमें सबसे पहला हम यहाँ पर पॉइंट बनाएंगे मार्क्सवादी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति। देखिए, हम सब जानते हैं कि कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है जो वो किसके विरुद्ध है? पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध है और सामान्य गरीब जो मजदूर वर्ग है उसको अपने अधिकार दिलाने का प्रयास इस सिद्धांत के माध्यम से किया गया है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कार्ल मार्क्स की मुख्य मान्यताओं का विश्लेषण किया और कहा कि ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत समाज के विकास की कहानी बताता है। वे इतिहास की परंपरा का विकास आर्थिक संबंधों तथा उपादानों पर निर्भर मानते हैं कि अगर इतिहास की परंपरा कैसे विकसित होगी, जब आर्थिक संबंध या उपादान मजबूत होंगे तभी इतिहास भी हमें जो है वो कैसा मिलेगा, एक अच्छा इतिहास हम दे सकते हैं। उनका विचार है कि आर्थिक संबंधों के आधार पर ही मनोभावों, हमारी आकांक्षाओं और विचारधाराओं का ढांचा खड़ा होता है। इस संदर्भ में उन्होंने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र का जिक्र किया। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र जो लागू किया गया था
या यूं कहें कि प्रकाशित किया गया था कब? 21 फरवरी 1848 में ये कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया गया था। पहली बार इसका प्रकाशन है। और इसके लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स इसके लेखक थे। इस घोषणा पत्र में ये किसका मूल दस्तावेज कहा जा सकता है? ये मार्क्सवाद और साम्यवाद के मूल सिद्धांतों की विवेचना इसमें की गई थी। और क्या जिक्र किया है? घोषणा पत्र का जिक्र किसमें उन्होंने किया है? अपनी विचारधाराओं में किया है। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? डॉक्टर रामविलास शर्मा की बात कर रहे हैं। और इसके साथ साथ इस घोषणा, क्योंकि ये घोषणा पत्र भी तो मार्क्सवाद और साम्यवाद का मिला जुला दस्तावेज है, और वर्ग संघर्ष के सिद्धांतों का विवेचन इसमें किया गया है। डॉक्टर शर्मा इतिहास क्रम का विकास दिखाकर पूंजीवादी समाज व्यवस्था तक आते हैं और कहते हैं कि मजदूर ही वास्तविक क्रांतिकारी हो सकता है, कि अगर क्रांति करने का कोई प्रयास कर सकता है तो वो मजदूर ही कर सकता है। इसी संदर्भ में अगर देखें तो वो किसानों को केवल सहकारी शक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं। सहकारी शक्ति यानी मिली जुली समाज की जो शक्ति है उसके रूप में वो किसानों को देखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति उन्होंने की है, क्योंकि वो एक तो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र से प्रभावित थे, और दूसरा जो इस घोषणा पत्र या मार्क्सवाद के कारण जो वर्ग संघर्ष के सिद्धांत थे उनसे प्रभावित होने के कारण उनका विवेचन उन्होंने अपने साहित्य में किया है। और ये मानते हैं कि अगर हम आर्थिक दृष्टि से संपन्न हैं तो ही एक अच्छे इतिहास परंपरा को हम चला सकते हैं। और इसी के साथ साथ आर्थिक संबंधों के आधार पर ही हमारी जो मनोभावनाएं हैं, हमारी जो आकांक्षाएं हैं और विचारधाराएं हैं, वो उसी के आधार पर हम उनको खड़ा कर सकते हैं। ये समाज का विकास करना चाहते हैं मार्क्सवादी सिद्धांतों के आधार पर। इसी दृष्टिकोण को ये अपने लेखन में भी लेकर आए हैं। दूसरा इनका जो हम पॉइंट बना सकते हैं यहाँ पर प्रवृत्तियां हैं, सच्ची कला और साम्यवादी समाज। देखिए, डॉक्टर शर्मा का विचार है कि हमारा समाज अलग अलग वर्गों में बटा हुआ है, विभाजित है। इसीलिए विभाजित समाज में जिस कला और साहित्य का सृजन होगा वो कैसा होगा? वर्गवादी ही होगा, क्योंकि वर्गों में बटा हुआ है। तो जो वर्ग जिस वर्ग से जुड़ा होगा वो उसी प्रकार के साहित्य का निर्माण करेगा, उसी प्रकार की कला का निर्माण करेगा। तो साहित्य और कला भी तो वर्ग में बट जाएगी। सच्ची कला कब उत्पन्न हो सकती है? सच्ची कला तब उत्पन्न होगी जब साम्यवादी समाज की स्थापना होगी, यानी समाज में एकता होगी, तभी कला और साहित्य भी समानता लिए हुए होगा। जब तक स्थिति उपलब्ध नहीं होती तब तक साहित्य और कला इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अस्त्र मात्र है, यानी हम केवल इनको अस्त्र के रूप में केवल इस्तेमाल कर सकते हैं साहित्य और कला को, कि समाज में एकता स्थापित करने का केवल प्रयास मात्र किया जा सकता है। लेकिन जब तक हम वर्ग विभाजन को खत्म नहीं करेंगे, समाप्त नहीं करेंगे, तब तक कला और साहित्य भी समता प्राप्त नहीं कर पाएगी। इसी संदर्भ में साहित्य के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए क्या कहते हैं कि साहित्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए वो बताने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। साहित्य का उद्देश्य थोड़े से गिने चुने संपत्तिशाली लोगों का मनोरंजन करना नहीं होना चाहिए, बल्कि साहित्य को उस जनता के आर्थिक और राजनीतिक ढांचे से नाता जोड़ना चाहिए जो नए समाज का निर्माण करने की क्षमता रखता है और पुरानी व्यवस्था के उत्पीड़न को खत्म करने में लड़ रहा है, यानी जो व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाता है और नई राजनीति और आर्थिक स्थिति को उत्पन्न करने का जो कार्य करे, वही साहित्य का मूल उद्देश्य होना चाहिए। तो इस कथन से क्या बात स्पष्ट होती है कि डॉक्टर शर्मा अपनी मान्यताओं के बारे में कट्टरपंथी है। उनके विचार पूर्णतः स्पष्ट और प्रभावशाली हैं। वो किसी अन्य विचार से प्रभावित होकर अपनी मान्यताओं में बदलाव नहीं लाना चाहते, उसी विचार पर डटे रहकर वो साहित्य और समाज में जो परिस्थितियां हैं उनको बदलना चाहते हैं या बदला हुआ देखना चाहते हैं। तीसरा हम यहाँ पर जो पॉइंट बनाएंगे वो होगा कॉडवेल के सिद्धांतों का विवेचन। देखिए, डॉक्टर रामविलास शर्मा का कॉडवेल के विचारों और कलाओं का आधार ये किससे जोड़ते हैं? मनुष्य के आदर्शों से जोड़ते हैं। जो कॉडवेल हैं ये अंग्रेजी लेखक हैं। इनका ये मानना था कि कविता के स्रोतों के अध्ययन को समाज के अध्ययन से अलग नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं अलग किया जा सकता? क्योंकि कविता या किस में लिखी जाती है? भाषा में लिखी जाती है, और भाषा क्या है? वो एक सामाजिक उत्पाद है। तो यहाँ पर
अगर हम सामाजिक उत्पाद को बदलने का प्रयास करेंगे तो कविता में परिवर्तन निश्चित ही होगा। तो ये दोनों को एक दूसरे से जुड़ा हुआ मानते हैं। इसी बात को यहाँ पर शर्मा जी भी स्वीकार करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जैसे जैसे उत्पादन के साथ साधन बदलते हैं, वैसे वैसे उत्पादन बदलते जाते हैं और ये समाज को भी प्रभावित करते हैं। यानी जो रचना लिखी जाती है वो किस में लिखी जाती है? भाषा में लिखी जाती है। और भाषा हम कहाँ से लेते हैं? समाज से लेते हैं। इसीलिए दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। समाज के परिवर्तन से कला संस्कृति की विचारधारा भी बदल जाती है। इसके साथ साथ ये कॉर्न फोर्थ से भी सहमत हैं। ये कौन है? ये रसायन विज्ञान के बहुत बड़े विद्वान हैं जिनको नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। इनके विचारों से भी सहमति प्रकट करते हुए कहते हैं कि बदलता हुआ समाज नवीन रूप को ग्रहण करता हो, वहां वह पूर्व परंपराओं को भी स्वीकार करता है। यानी नवीन और प्राचीन दोनों प्रकार की परंपराओं में सामंजस्य होना आवश्यक है। उनके विचारानुसार समाज के वर्ग तो दो ही होते हैं, एक तो शोषक वर्ग और दूसरा कौन सा? जिसका शोषण किया जा रहा है, यानी शोषित वर्ग। वे बुद्धिजीवियों का कोई अलग वर्ग नहीं मानते। ऐसा नहीं है कि समाज को जागरूक करने के लिए बुद्धिजीवी कहीं अलग से आते हैं, बल्कि इन्हीं में से बुद्धिजीवी भी निकलते हैं। लेकिन ये मानते हैं कि इतिहास के क्रम से बुद्धिजीवी इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे श्रमिकों के आंदोलन को दिशा प्रदान करके उनके उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं और समाजवादी व्यवस्था लाने का प्रयास भी इन्हीं के माध्यम से किया जाता है। बुद्धिजीवी वहीं तक क्रांतिकारी है जहां तक वे शोषितों के साथ हैं, लेकिन जो बुद्धिजीवी पूंजीपतियों के साथ है उनको वे बुर्जुआ और प्रतिक्रियावादी कहते हैं। बुर्जुआ यानी पूंजीपति व्यवस्था के प्रतीक और प्रतिक्रियावादी मानते हैं। तो यहाँ पर कॉडवेल और कार्न फोर्थ के विचारों से भी ये सहमति प्रकट करते हैं और ये मानते हैं कि समाज और साहित्य दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। समाज दो वर्गों में विभाजित है, शोषक और शोषित। बुद्धिजीवी वर्ग इसी में से निकलकर सामने आता है। अगर शोषित वर्ग में से बुद्धिजीवी निकलकर सामने आता है तो वो इनको एक नया आंदोलन देता है, नई क्रांति की दिशा निर्धारित करने में सहयोग करता है। और अगर शोषक वर्ग का पक्षधर कोई बुद्धिजीवी सामने आता है तो वो क्या करता है? वो पूंजीपतियों के साथ मिलकर उनको और ज्यादा मजबूत बनाने का काम करता है और इन ऐसे लोगों को इन्होंने प्रतिक्रियावादी कहा है। इसके बाद अगर हम देखें गांधीवाद एवं नारी समस्या संबंधी इनके विचार, देखिए गांधीवाद से ये प्रभावित हैं और किस प्रकार से प्रभावित हैं उसको हम देखते हैं। गांधी जी को लक्षित करते हुए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा कि जो बुद्धिजीवी लोग शोषक और शोषित की समस्या को शांति के साथ सुलझाने का प्रयास कार्य करते हैं वे निश्चय से ही बुर्जुआ है। देखिए यहाँ पर क्योंकि गांधी जी जो हैं वो शांति के पथ पर चलने वाले थे, तो यहाँ पर इनके विचार स्पष्ट हो रहे हैं कि वो बुद्धिजीवी लोग जो शोषक और शोषित की समस्या को कैसे सुलझाते हैं? शांति के साथ। उनको क्या कहा है? प्रतिक्रियावादी या बुर्जुआ। यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। यही नहीं, ऐसे लोगों को वे प्रतिक्रियावादी भी कहते हैं। उनका विचार क्या है कि ऐसे लोग क्रांति के विरोधी हैं। अगर शांति के पथ पे चलेंगे तो क्रांति नहीं आएगी और अगर क्रांति नहीं आएगी तो समाज बदलाव की ओर नहीं जा पाएगा। गांधीवाद के बारे में डॉक्टर शर्मा की मान्यता साहित्य स्तर की न होकर राजनीतिक स्तर की है। वे गांधीवाद को पूंजीपति वर्ग का सांस्कृतिक रूप मानते हैं क्योंकि गांधीवाद में सक्रिय प्रतिरोध का अभाव है, यानी क्रांतिकारी विचारों का अभाव है। ये विरोध तो करते हैं लेकिन सक्रिय रूप से नहीं करते। उनका विचार क्या है कि गांधीवाद समाजवाद की स्थापना में अवरोध उत्पन्न करता है, कि समाजवाद की स्थापना किसके कारण नहीं हो पा रही? गांधीवाद के कारण। अतः गांधीवाद की प्रासंगिकता विशेष महत्व नहीं रखती। यही नहीं, डॉक्टर शर्मा सह अस्तित्व की भावना में भी विश्वास नहीं रखते। इसीलिए उन्होंने नारी समस्या पर भी बहुत ही गंभीर चिंतन किया है। उनका विचार क्या है कि नारी युगों युगों से शोषित और पीड़ित रही है। आवश्यकता किस बात की है कि नारी क्रांतिकारी आंदोलनों में सक्रिय भाग ले। आज वो समय आ चुका है जब नारी मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकती, बल्कि
उसे आवाज उठानी होगी। इसी संदर्भ में वो धर्म, ईश्वर और परलोक आदि की चर्चा करते हैं। कौन से संदर्भ में? समाज में बदलाव लाने के लिए, क्रांति के विचार से धर्म की बात करते हैं, क्रांति लाने के लिए ईश्वर के मार्ग पर चलने की बात करते हैं, और क्रांति से ही इस लोक और परलोक में सुधार संभव है। उनके विचारानुसार ये सब शोषक वर्ग द्वारा चलाई गई शोषण की विधियां हैं। धर्म को आधार बनाया, ईश्वर को आधार बनाया, परलोक को आधार बनाया किसने? शोषक वर्ग ने। इन सब विषयों से क्योंकि सामान्य मानव जुड़ा हुआ है, ये सभी सामान्य मानव को बहुत आसानी से बरगला लेते हैं। धर्म है, ईश्वर है, परलोक है, यहाँ पर मानव भावुकता के साथ कार्य करता है। तो जो शोषक वर्ग है वो इसी भावुकता का फायदा या लाभ उठाकर अलग अलग शोषण की विधियां, जैसे धर्म में आडंबर को शामिल करके शोषक जो धर्म के पंडे हैं, जो उच्च पद पर धर्मासीन, धर्म के रक्षक कहते हैं खुद को, वो सामान्य जनता का शोषण इसी धर्म को आधार बनाकर करना शुरू कर देते हैं। ईश्वर के नाम पर बरगलाना शुरू कर देते हैं। परलोक को सुधारने के लिए इस लोक में हमें क्या करना चाहिए, इस दिशा में हमें भटकाना शुरू कर देते हैं। इस बात का विरोध कौन कर रहे हैं? डॉक्टर शर्मा अपनी आलोचना में करते हैं। यदि हम सामाजिक व्यवस्था को बदलना चाहते हैं तो हमें धर्म, ईश्वर और परलोक को सुधारना होगा। यानी इस विषय में हमें चिंतन का मार्ग बदलना होगा, तभी हम सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ गांधीवाद के भी विरोधी हैं और नारी की समस्याओं को भी इन्होंने खूब जोर शोर से उठाने का प्रयास किया है। उसके बाद इनके साहित्य संबंधी विचार। देखिए, साहित्य को राजनीति का अनुगामी मानते हैं। वे तो ये भी मानते हैं कि संस्कृति भी राजनीति पर आधारित मानते हैं। यानी संस्कृति किससे प्रभावित है? राजनीति से प्रभावित है। अतः उनकी आलोचना का आधार राजनीति है। उनका विचार है कि किसी भी देश की राजनीति, संस्कृति आर्थिक व्यवस्था के आधार के बिना टिक ही नहीं सकती। तो राजनीति कब टिकेगी? जब उसको संस्कृति और आर्थिक व्यवस्था का आधार मिलेगा, तभी वो टिक पाएगी। जो लोग संस्कृति को राजनीति से अछूता रखना चाहते हैं या अलग रखना चाहते हैं, वे एक निराधार संस्कृति की सृष्टि करना चाहते हैं जिसका कोई आधार नहीं। संस्कृति किसी भी काल की हो, वह हमेशा राजनीति से जुड़ी होती है। यदि राजनीति और अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होगा तो संस्कृति में परिवर्तन होना निश्चित है। अतः वह संस्कृति जो सामंती अर्थव्यवस्था का पोषण करती है, वह पूंजीवादी संस्कृति ही कहलाती है। यानी जो सामंतवादी संस्कृति का पोषण करने वाले जो विचार हैं, वो पूंजीवाद को लाने वाले ही विचार हैं। यहाँ पर उनका मत है, ये क्या कहते हैं कि आलोचना या आलोचक के लिए आवश्यक है कि साहित्य के विचारों और सिद्धांतों की समीक्षा करें, यह स्पष्ट करें कि इससे जनता का हित होता है, यह जनता के शत्रुओं का। यानी यहाँ पर स्पष्ट क्या करना है, आलोचक के लिए ये जरूरी है, जो आलोचना करने वाला व्यक्ति है, जैसे ये स्वयं है, उसके लिए क्या जरूरी है कि साहित्य के विचार और सिद्धांतों की उसे बहुत ही ध्यान से समीक्षा करनी चाहिए। और इस समीक्षा का करते हुए उसे क्या स्पष्ट करना है, क्या चीज बतानी है लोगों को कि इससे हित किसका हो रहा है, जनता का हित हो रहा है या जनता के शत्रुओं का। डॉक्टर शर्मा ने साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध स्वीकार किया है कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि साहित्य समाज का चित्रण करता है और उसे प्रभावित करता है, लेकिन ये जो प्रभाव है सीधा नहीं होता, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रभाव को समझा जा सकता है। तो यहाँ पर साहित्य संबंधी विचार है कि कोई भी साहित्य, संस्कृति सब राजनीति से प्रभावित हैं, और अगर हमें साहित्य का अध्ययन करना है या आलोचना करनी है तो उसकी समीक्षा हमें ये सोचकर करनी है कि उसमें हित किसका है, जनता का हित है या जनता के शत्रुओं का हित है। साहित्य और समाज का आपस में गहरा संबंध है, लेकिन वो बात अलग है कि इस संबंध को हम स्पष्ट रूप से या प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं देख पाते, लेकिन ये समाज को पूर्णतः प्रभावित करता है। क्या? साहित्य। उसके बाद आता है प्रगतिशील साहित्य। देखिए, ये प्रगतिशील साहित्य का युग था, प्रेमचंद का युग था, तो उस बारे में भी ये अपने विचार देते हैं। डॉक्टर शर्मा पूर्णतया प्रगतिवादी शिक्षक हैं, समीक्षक हैं। अतः उन्होंने प्रगति साहित्य की समस्याओं के बारे में काफी विवेचन किया। उनका विचार है कि समाज की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का परिणाम ही क्या है, साहित्य है। इसके साथ साथ वे स्पष्ट करते हैं कि प्रगतिशील आंदोलन परिवेश की देन है।
प्रगतिशील आंदोलन क्यों आया? क्योंकि उस समय का समाज इसकी इसकी कल्पना करता है या समाज इसको लाने की कोशिश कर रहा है। कोई बाहर से थोपा हुआ आंदोलन ये नहीं है, बल्कि सामाजिक परिस्थितियों का ही परिणाम क्या है? प्रगतिशील आंदोलन है। प्रगतिशील साहित्य जनता की तरफदारी करने वाला साहित्य, यानी जनता का पक्ष लेने वाला साहित्य है। उन्होंने साहित्य में अश्लीलता, निराशा तथा प्रयोगवादी मान्यताओं का कड़ा विरोध किया। मार्क्सवाद को समझे बिना कवि समाज रचना में महत्वपूर्ण योगदान नहीं दे सकता। इसके बारे में उनके विचार हैं कि साहित्य जनता की वाणी है, उसके जातीय चरित्र का दर्पण है और प्रगति पथ में बढ़ने के लिए उसका मनोबल है। उसकी सौंदर्य की चाह पूरी करने वाला साधन भी साहित्य को ही माना है। डॉक्टर शर्मा ने प्रगतिशील साहित्यकार को क्या कहा है? प्रजापति कहा है, यानी प्रजा का पति, प्रजा का प्रति यानी प्रजा का प्रतिनिधित्व करने वाला या प्रजा का राजा कहा है। किसको? एक प्रगतिशील साहित्यकार को। ऐसा साहित्यकार समाज की वास्तविक स्थितियों का चित्रण करता है, साथ ही साथ उसकी नज़र भविष्य पर भी टिकी रहती है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रगतिशील साहित्यकार के साहित्य में यथार्थ और आदर्श का समन्वय देखा जा सकता है। उन्होंने साहित्य में सामाजिक यथार्थ के चित्रण का पक्ष लिया। इसी कारण वे प्रेमचंद से जुड़े और उनकी आलोचना का अधिकांश भाग प्रेमचंद के साहित्य से प्रभावित है, क्योंकि प्रेमचंद भी तो अपने साहित्य में आदर्श और यथार्थ की मिलीजुली कल्पना करते हैं। डॉक्टर शर्मा ने प्रेमचंद साहित्य का सही मूल्यांकन किया और उसे समाज के लिए मंगलकारी माना है। मान्यता थी कि प्रगतिशील साहित्य युग की मांग को पूरा करता हुआ समाज के यथार्थ और वास्तविक जीवन के निकट रहने वाला ही साहित्य है। ये माना जाता है कि इसी प्रकार मान्यता क्या थी कि जो प्रगतिशील साहित्य है, ये जो युग है, ये समाज के यथार्थ का चित्रण करने वाला है और उसका जो जीवन की वास्तविकता है उसका इस साहित्य के माध्यम से दिखाया जाएगा। और इसमें सबसे बड़ा नाम हम प्रेमचंद का ले सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर शर्मा ने अपने आलोचना साहित्य में प्रेमचंद को विशेष स्थान दिया है। उसके बाद हम पॉइंट बनाएंगे कि छायावादी और सौंदर्यवाद के विषय में इनके क्या विचार हैं। इन्होंने छायावाद काव्य की प्रतिष्ठा में योग दिया। विशेषकर उन्होंने निराला की नवीन संदर्भों में व्याख्या की है। देखिए, जो निराला है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये छायावाद में अपना विशेष स्थान रखते हैं। इनको आलोचना का विषय बनाया। इनकी रचना निराले की साहित्य साधना हिंदी आलोचना की एक महान उपलब्धि मानी जाती है। डॉक्टर शर्मा ने सौंदर्य के स्वरूप पर विचार करते हुए प्रश्न उठाया कि सौंदर्य क्या है और सौंदर्य का मानव जीवन में क्या स्थान है। आगे चलकर इस प्रश्न का उत्तर वे स्वयं ही देते हैं कि प्रकृति, मानव जीवन तथा ललित कलाओं के आनंददायक गुण का नाम ही क्या है? सौंदर्य है। और छायावाद का भी तो मूल क्या है? प्रकृति है, मानव जीवन है, ललित कला है जो हमें आनंद देती है, प्रकृति और प्रेम। तो यहाँ पर इन्होंने भी यही माना, इस प्रश्न का उत्तर इन्होंने स्वयं दिया कि सौंदर्य क्या है और मानव जीवन में इसका क्या स्थान है। तो इन्होंने माना कि प्रकृति, मानव जीवन तथा ललित कलाओं के आनंददायक गुण का नाम ही क्या है? सौंदर्य है, जिससे मानव का जीवन प्रेममय हो उठता है। इसीलिए इनकी जो रचना है निराला की साहित्य साधना, ये काफी प्रसिद्ध आलोचनात्मक रचना मानी जाती है। उसके बाद पुनर्व्याख्या और युगानुरूप विवेचन। देखिए, पुनर्व्याख्या यानी दोबारा से व्याख्या करना और युग के अनुरूप फिर से उसके बारे में भी उसका विवेचन या विश्लेषण करना। इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो डॉक्टर शर्मा से पहले हिंदी आलोचना जगत में आचार्य शुक्ल का काफी विरोध हो रहा था। आलोचकों में ये फैशन बन गया था कि वे छायावाद का समर्थन कर रहे थे और आचार्य शुक्ल के सिद्धांतों की आलोचना कर रहे थे। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने न केवल शुक्ल जी के विचारों की पुष्टि की, बल्कि उनकी दोबारा से व्याख्या भी की, ताकि उनका जो विरोध किया जा रहा है उसको बदला जा सके। इसके साथ साथ युगानुरूप उनका विवेचन किया, यानी युग क्या चाहता है उनके भावों के अनुरूप विवेचन किया। उन्होंने लिखा है, उनकी पंक्तियां हैं कि हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचंद या कवि निराला का है। शुक्ल जी ने न तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया, न ही पश्चिम के व्यक्तिवाद को। व्यक्तिवाद यानी व्यक्ति को महत्व, किसकी देन है? ये पश्चिम की देन है।
और भारत में अगर देखें जो रूढ़िवादिता है, रूढ़िवादिता यानी वो कठोर परंपराएं जो प्राचीन समय से चली आ रही हैं और वो रूढ़ हो गई है हमारे जीवन में, ये उनको भी स्वीकार नहीं करते और पश्चिम के व्यक्तिवाद को भी स्वीकार नहीं करते। उन्होंने बाह्य जगत और मानव जीवन की वास्तविकता के आधार पर नए साहित्य सिद्धांतों की स्थापना की और उनके आधार पर सामंती साहित्य का विरोध किया और देशभक्ति और जनतंत्र की साहित्यिक परंपरा का समर्थन भी किया है। उनका यह कार्य प्रत्येक या हर देश प्रेमी और जनवादी लेखक तथा पाठक के लिए दिलचस्प होना चाहिए। ये विचार किसके प्रति हैं? आचार्य शुक्ल के प्रति हैं। अब देखो, एक तरफ तो एक विरोधी स्वर आ रहा है कि आचार्य शुक्ल रूढ़िवादी हैं या वो जो आत्मा परमात्मा प्रेम या छायावाद है इसके विरोध में है, वो आदर्श और यथार्थ के विरोध में। इस तरह के जो विरोध, यानी किसी भी विषय को लेकर, आचार्य शुक्ल के साहित्य को लेकर जो विरोध सामने आ रहा था, उस विरोध को उन्होंने युग के अनुरूप स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि जो आचार्य शुक्ल का साहित्य है वो जन जन का साहित्य है। उसमें उन्होंने जो हमारे समाज की रूढ़िवादी परंपराएं हैं, ना तो उन्हें स्वीकार किया और ना ही पश्चिम के व्यक्तिवाद को, बल्कि इन्होंने मानव जीवन की वास्तविकता को आधार बनाकर सामंती साहित्य का विरोध किया और जनतंत्र के साहित्य की परंपरा का समर्थन किया है, जिसमें देशभक्ति मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर उनका ये कार्य वो स्वीकार करते हैं कि ये देश प्रेमी और जनवादी लेखक हैं जो पाठक के लिए काफी दिलचस्प है, तो इनका विरोध करना बहुत ही अनुचित है। उसके बाद आता है पुनर्मूल्यांकन का प्रयास। देखिए, इन्होंने हिंदी साहित्य में अनेक साहित्यकारों के साहित्य का पुनर्मूल्यांकन किया है। सबसे पहले अगर हम देखें, प्रेमचंद का नाम इसमें आता है। प्रेमचंद साहित्य के सामाजिक अर्थों तथा कलात्मक तत्वों का उद्घाटन किया और आधुनिक युग में प्रेमचंद की भूमिका क्या है, इस बात को बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने स्पष्ट किया है। यही बात निराला पर भी लागू होती है। निराला के साहित्य का भी इन्होंने आलोचनात्मक अध्ययन किया है। वैसे तो नंद दुलारे वाजपेयी ने कविवर निराला और उनके साहित्य की समीक्षा की थी, लेकिन निराला के साहित्य का जो वास्तविक अर्थोद्घाटन है वो डॉक्टर शर्मा द्वारा किया गया। निराला की रचना राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास, ये इनकी लंबी कविताएं हैं तथा इसके साथ साथ परिमल में जो गीतों का संकलन है उसकी व्याख्या और व्यवहारिक आलोचना डॉक्टर शर्मा ने की, वो अपने आप में अप्रतिम है, अद्भुत है। इसी संदर्भ में डॉक्टर नगेंद्र का कथन है कि पुनर्मूल्यांकन यदि आलोचना के प्रमुख कार्य में से एक है तो डॉक्टर शर्मा ने निश्चय ही हिंदी के अनेक प्रमुख लेखकों का पुनर्मूल्यांकन किया है। यानी दोबारा से मूल्यांकन करना, दोबारा से पहले भी हो चुका है लेकिन अब नए सिरे से युग के अनुरूप मूल्यांकन करना, जिसमें भारतेंदु हैं, प्रेमचंद है, रामचंद्र शुक्ल, निराला जैसे 4 महारथियों की पूर्ण समीक्षा लेकर एक तरह से अगर देखें तो आधुनिक हिंदी साहित्य का क्रमबद्ध आलोचनात्मक इतिहास लिखने का प्रयास इन्होंने पुनर्मूल्यांकन के द्वारा किया है। इसके बाद इनकी भाषा शैली संबंधी दृष्टिकोण की बात करें तो देखिए, भाषा के बारे में हम पहले भी जान चुके हैं कि भाषा और समाज को ये अलग नहीं मानते। भाषा भावों की अभिव्यक्ति का साधन है और आम जनता की भाषा अगर होगी साहित्य में, वही साहित्य जनता को प्रिय होगा या जनप्रिय होगा। तो भाषा शैली के बारे में डॉक्टर शर्मा के जो विचार हैं ये प्रगतिवादी समीक्षा से प्रभावित है। उन्होंने लेनिन की भाषा को उत्तम भाषा कहा। यदि गहराई से हम देखें तो डॉक्टर शर्मा की भाषा भी लेनिन के अनुरूप है। इस संबंध में वे लिखते हैं, उनकी पंक्तियां हैं कि शैली की स्पष्टता, शब्दों का यथा प्रयोग, हास्य विनोद और व्यंग्य के छींटे, क्रोध और आवेश के जलते वाक्य, कहावतें, मुहावरे, पुराने लेखकों की रचनाओं से अवतरण, आगत शैली की वस्तुएं बदलती हैं। इस महान क्रांतिकारी विचारक ने भाषा और शब्दों पर अपनी व्यंजना के माध्यम से तथा साहित्य के रूप पर किस तरह अधिकार पा लिया है। तो यहाँ पर भाषा और लेखन की सभी मुख्य बातों की ओर वो ध्यान देते हैं कि इसमें वो बता रहे हैं कि शैली कैसी है, स्पष्ट है, शब्दों का उचित स्थान पर प्रयोग है, हास्य विनोद, व्यंग्य की छींटे, क्रोध, आवेश के जलते वाक्य, यानी अपने भावों को प्रकट करने के लिए उचित वाक्य, कहावतें, मुहावरे, पुराने जो लेखकों की रचनाएं हैं उनसे अवतरण, यानी उनके लिखने का जो तरीका, शैली, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक थी, मैंने इसको कट कर दिया है। तो अवतरण की शैली की जो वस्तुएं हैं
वो सब हमें बताती है कि इस क्रांतिकारी विचारक ने, किसकी बात कर रहे हैं, लेनिन की बात कर रहे हैं, कि अपनी व्यंजना के माध्यम से साहित्य के अनुरूप किस तरह भाषा का प्रयोग करना है वो अधिकार इन्होंने प्राप्त कर लिया है। अब अगर डॉक्टर शर्मा की बात करें तो वो कहते हैं कि समाज के साथ विकसित होकर चलती है। कौन क्या चलती है? भाषा। ये समाज के साथ ही विकसित होती है और भाषा का विकास पहले बोली के रूप में होता है, लेकिन जैसे जैसे समाज का विकास होता है वैसे वैसे भाषा साहित्यिक रूप धारण करने लगती है। हिंदी और उर्दू के विवाद को सुलझाने के लिए डॉक्टर शर्मा ने अपने मौलिक विचार यहाँ पर रखे हैं। वे मानते हैं कि दोनों भाषाओं के शब्दों को परस्पर मिलाकर ही एक ऐसी मिश्रित भाषा बनानी चाहिए जो जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। ये मानते हैं कि भाषा के क्षेत्र में धार्मिक परिवेश के कट्टर ये विरोधी हैं, यानी धार्मिक परिवेश या धर्म भाषा को प्रभावित ना करे। उनका विचार था कि न तो भाषा का संस्कृतकरण होना चाहिए और न ही फारसीकरण। उनका यह भी विचार है कि जिन वस्तुओं के लिए हिंदी में सरल और लोक प्रचलित शब्द मौजूद हैं उनके स्थान पर संस्कृत की कठिन शब्दावली का प्रयोग या क्लिष्ट शब्दावली का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यानी जिस भाषा को हम आसानी से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसी भाषा का हमें इस्तेमाल करना चाहिए जिनसे हमारे भावों की अभिव्यक्ति सरल तरीके से हो जाए। ना तो हमें धर्म के आधार पर भाषा को बांटना चाहिए, ना ही संस्कृत की कठिन शब्दावली को अपनाना चाहिए, ना ही हमें फारसीकरण उसका करना चाहिए। संक्षेप में हम देखें तो डॉक्टर शर्मा जन भाषा के पक्षधर थे, यानी जो जनता की भाषा है वही साहित्य की भाषा होनी चाहिए, क्योंकि जन भाषा में लिखा गया साहित्य जन साहित्य कहलाता है। इसी प्रकार छंदों के बारे में उन्होंने कहा कि केवल उन्हीं छंदों का प्रयोग होना चाहिए जिनसे काव्य की शक्ति बढ़ती हो और संगीतात्मकता का समावेश होता हो। काव्य को कठिन करने के लिए छंदों का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। अब अगर निष्कर्ष की बात करें तो हम इस पूरे अच्छे तरह से हमने विस्तार से इनके विचारों को जाना है, तो निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि मार्क्सवादी आलोचकों में डॉक्टर शर्मा का स्थान अन्यतम है। अंग्रेजी के शिक्षक होते हुए भी हिंदी भाषा और साहित्य के गौरव रक्षा के लिए लगातार इन्होंने संघर्ष किया और हिंदी के आलोचकों में सर्वाधिक विवादास्पद आलोचक माने जाते हैं। अपनी विध्वंसात्मक आलोचना के लिए वे आज भी याद किए जाते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने उनके बारे में उचित ही लिखा है। डॉक्टर नगेंद्र के विचार हैं कि हिंदी आलोचना की भाषा के निर्माण में डॉक्टर रामविलास शर्मा का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। शास्त्रीय विमूढ़ता से युक्त बोलचाल के पारदर्शी गद्य में जटिल बात को सुलझाकर कहने की कला में डॉक्टर शर्मा सिद्धहस्त हैं। उनके हाथों आलोचना जनमानस के लिए पठनीय बन गई, यानी वो आलोचना जो कठिन मानी जाती थी डॉक्टर शर्मा के प्रयास से वो सामान्य जनता के पढ़ने योग्य बन पाई है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।